मैं चाहे कितने ही लेट आऊं, कितना ही लेट शुरू करूं, तुम मुझसे लेट आओगे ही आओगे, कोई ना कोई तो आएगा। बैठ जल्दी अब, अबे वहीं बैठ जा, वहां से कौन सा आगे आके अल्ट्रा जूम हो जाएगा हैं। तो खैर आइए शुरू करते हैं, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ने आए हो बालक लोगों? क्यों? पढ़ाई तो थी पहले भी, दोबारा पढ़ने आ गए? पक्के बेशरम लोग हो भाई, मानोगे नहीं तुम लोग हैं। आओ तो छोटी सी यूनिट है ये भी, और शुरू करेंगे पढ़ना अपन लोग। क्या नाम यूनिट का? भव्य भाई पक्का इंक डाली है ना इसमें? हैं 26 बूंद डाली है। अच्छा अभी तो शो नहीं हो रहा है, चलो देखते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स है ना भाई। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के बेसिकली यार दो पार्ट हैं, ठीक है, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेता हूँ। तो एक पार्ट जो है वो है एटम्स, और दूसरा जो पार्ट है भाई वो है न्यूक्लियाई। तो इसमें से सिलेबस में से बहुत कुछ कटा भी है, तो अभी देखेंगे ज़रा। तो जो पार्ट हट गया है इस साल के लिए उसको तो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन हम शुरुआत कर देते हैं एटम्स की डिस्कशन। और इस सीरीज़ में सबसे पहली जो डिस्कशन होगी थोड़ी थोड़ी, वो बेसिकली जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम की ही डिस्कशन होगी। किसकी डिस्कशन होगी भाई? जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम की। तो बेसिकली क्या था, जे थॉमसन ने एक कोशिश की थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बेसिकली एक्सप्लेन करने की, कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है। और जे थॉमसन के इस मॉडल को, एक मिनट रुको, मज़ा नहीं आ रहा है, एक सेकंड रुको, हमको नहीं लग रहा है तूने 25 बूंद इसमें डाली हैं। 25 बूंद वाला रेस्पॉन्स, अरे सूखा पड़ा है दादा। कहाँ से? इधर से? उस्ताद ये टेक्निक किसने सिखाई है आपको? भाई ने, मतलब हाथ गंदे, यहां से डालने की वजह यहां से डाल दी। अरे भाई यार, मतलब ये एक्सपेरिमेंट ही करता रहूं मैं। हट बे, देखो हम सिखाते तुमको। इसको ई खोले और इसमें जब तक स्याही भरते रहो जब तक कि स्याही ऊपर न तैरने लग जाए। ये लो, अब इसने सोख ली, और भरो, और भाई ये भरते जाओ। एक समय पे ये आके कह देगा ना, अब ना, अभी भी ले रहा। अब बूंद गिने तुम, समझे? ये भविष्य के लिए तुमको सिखा रहे हैं, कभी जीवन में पढ़ाना पड़ जाए तो। वैसे तो हम कल गए थे डिजिटल बोर्ड का डेमो लेने, यार बड़ा अच्छा लगा यार, मज़ा सा हो गया भाई। और महंगा बहुत है यार यार बहुत ज़्यादा महंगा है यार, बट हम मन बना लिए हैं, इतना पैसा फूंकेंगे हम बना लिए हैं मन। हाँ तभी तो फूंकेंगे साले, तुम्हारे रहते रहते नहीं फूंकेंगे, तुम पास आउट होगे तभी फूंकेंगे। देखो 75 इंच वाला मॉडल हम सोच रहे हैं ले लें। 75 इंच कितना बड़ा हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक भतेरा है। इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड तो बहुत है, क्योंकि इसको छोटा छोटा भी कर सकते हैं बड़े आराम से। चलो फालतू की बात खत्म करें, आइए। तो भाई जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, कौन सा एटम? जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या था बोलो? वाटर मेलन मॉडल, या इसको कहा जाता था प्लम पुडिंग मॉडल। सो इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा इन डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसमें आता नहीं है पेपर में। जे थॉमसन ने एक बहुत छोटी सी बात कही कि जो एटम है ना वो एक तरबूज की तरह है। वाटरमेलन बोले तो तरबूज। उसने कहा यार जैसे तरबूज में बीज होते हैं, जस्ट लाइक सीड्स आर एम्बेडेड इन वाटरमेलन, तो जो बीज होते हैं, इसने क्या काम किया,
उन बीजों को कंपेयर कर दिया किससे? बीजों को तो कंपेयर कर दिया किससे? इलेक्ट्रॉन से। और जो बाकी का जो कुछ भी इसमें रामायण रह गया वो बोला भाई ये प्रोटॉन्स हैं और ये न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और क्या हैं, ऐसा कहा जे थॉमसन ने, है ना, अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इस मॉडल को डिस्कार्ड करना पड़ा। उसके बड़े सारे रीजन थे। आगे चल के ये पता चला हम लोगों को कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो जब हम लोगों को ये पता चला भाई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तब उस कंडीशन में जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम को क्या किया गया, डिस्कार्ड किया गया। साथ के साथ ये स्पेक्ट्रल लाइंस के ओरिजिन को भी समझा नहीं पाया, स्पेक्ट्रल लाइंस के ओरिजिन को भी समझा नहीं पाया। अगर किसी को नहीं पता भाई कि स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं तो मैं अभी आगे चर्चा करूंगा उनके ऊपर, बोलो क्लियर है। तो स्पेक्ट्रल लाइंस के ओरिजिन को भी नहीं समझा पाया। तो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम में इतना ही है, ठीक है भाई। इसके बाद में जो आया उन्होंने कुछ अच्छे काम किए, और इसके बाद में कौन आया, ये उतारना है, ये उतारना है या आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद में जो आया मेन एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो आया भाई, वो था कौन, बोलो, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, सही है, या इसका एक दूसरा भी नाम था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। या तो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कह दो, या क्या कह दो भाई, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कह दो, दोनों ही बातों का मतलब सेम है। आप समझो, रदरफोर्ड के दो चेले, रदरफोर्ड के दो चेले, और चेलों का नाम गीगर और मार्सडन, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को कई बारी गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली रदरफोर्ड ने अपने चेलों को बोला कि भाई ऐसे ऐसे करो। तो इन्होंने बेसिकली किया क्या, इस बात को समझो। इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली, ठीक है, गोल्ड फॉइल, बोलो सही है, और इन्होंने इस गोल्ड फॉइल के ऊपर भाई अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट कराई, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ये हुई कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो स्ट्रेट पास हो गए बिना किसी डेविएशन के। ध्यान से समझना, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास हो गए बिना किसी डेविएशन के। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स बेंड हुए किसी एंगल पे, और उससे भी बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो कि टकरा करके वापस आ गए, जो कि एग्जैक्टली टकरा करके कहाँ आ गए, वापस आ गए। ये ऑब्जर्वेशन थी। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इससे थोड़ा सा भिन्न था, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए इस तरीके से भाई बनाया गया है। एक स्क्रीन ली गई थी, सर्कुलर स्क्रीन, उसके बीच में गोल्ड फॉइल रखा गया, फिर अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स रखा गया, उसने हिट किया तो स्क्रीन पे स्काइंटिलेशंस ऑब्जर्व हुए जब अल्फा पार्टिकल हिट हुआ। तो खैर ये आसान करने के लिए आपको इस तरीके से बताया गया। तो रदरफोर्ड को ये ऑब्जर्वेशंस मिली, इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पे रदरफोर्ड ने कुछ इन्फ्रेंस निकाले। इन्फ्रेंस समझते हो, नतीजे, निष्कर्ष, कि वो किस नतीजे पर पहुंचा, और रदरफोर्ड इस नतीजे पे पहुंचा, और शायद तुम होते तो तुम भी इसी नतीजे पे पहुंचते कि भाई क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गए, इसका मतलब ये है कि ये किसी से नहीं टकराए, और अगर ये किसी से नहीं टकराए तो मतलब ये खाली जगह में से पास हो रहे हैं, और अगर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल खाली जगह में से पास हो रहे हैं, इसका मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ वैकेंट स्पेस इनसाइड द एटम। अरे भाई आया? क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिना किसी से टक्कर खाए पास हो गए, इसका मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ वैकेंट स्पेस इनसाइड द एटम, ऐसा कहना था रदरफोर्ड का। फिर उसने इनको देखा जो किसी एंगल पे डेविएट हुए, इनके लिए रदरफोर्ड ने कहा कि यार ये जरूर किसी चार्ज पार्टिकल के आजू बाजू से पास हुए हैं,
और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो हुई रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, वो ये लास्ट वाली ऑब्जर्वेशन में थी। रदरफोर्ड ने क्या देखा कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली टकरा के कहाँ आ गए, वापस। ने कहा यार टकरा के वापस आ रहे हैं, मतलब किसी हैवी चीज से टकरा रहे हैं यार। सोच के देखो, अब एक 100 किलो का आदमी, समझना बात को, एक 100 किलो का आदमी अगर एक 40 किलो के आदमी से टकरा जाए तो तुम्हें क्या लगता है, वो टकरा के वापस आएगा या उसको अपने संग लेके जाएगा? अपने साथ लेके जाएगा, हाँ ना बोलो। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि यार टक्कर खा के वापस आया, इसका मतलब जिससे टकराया वो बड़ा हैवी है, वो बड़ा, क्योंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल टकराए इसका मतलब उसका साइज भी बहुत कम है। अगर बहुत बड़ा होता तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आते ना। अरे बहुत कम अल्फा पार्टिकल वापस आए, इसका मतलब उसका साइज भी बहुत कम है। और उसने एक और ऑब्जर्वेशन की कि क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है तो जिससे ये टकराया वो बॉडी भी पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि अगर नेगेटिव होती तो अट्रैक्ट हो जाता। ठीक है, तो उसने बोला कि यार ये जिस बॉडी से टकराया है उसको रदरफोर्ड ने डिफाइन किया एज वेरी डेंस, वेरी स्मॉल, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, जिसको कि रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। किसका नाम दिया? सो बेसिकली रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किसकी डिस्कवरी हुई भाई? एक तरीके से न्यूक्लियस की। उसके बाद में उसने अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी दिया और क्या कहा कि न्यूक्लियस इज एट द सेंटर। न्यूक्लियस सेंटर में है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं? शेल्स में, KLMN शेल्स। याद करो 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा तुमको। इनको भरने के लिए उसने रूल्स भी दिए थे, याद है कुछ? ठीक है भाई। तो सेंटर में तो उसने बोला कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में उसने बोला कि प्रोटॉन्स हैं और प्रोटॉन्स के साथ क्या हैं? न्यूट्रॉन्स। और उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। बड़ा अच्छा मॉडल था, इसमें कोई समस्या वाली बात तो थी नहीं बेसिकली अगर ध्यान लगा के देखा जाए। लेकिन एक लिमिटेशन इस मॉडल में ज़रूर थी कि ये मॉडल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे खरा नहीं उतर पाया। जब रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है न्यूक्लियस के तरफ, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी लगातार वेस्ट हो रही है। तो जो लॉजिक लोगों ने दिया वो ये दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इट मस्ट रेडिएट सम एनर्जी विद टाइम, एंड अ टाइम विल कम when the total energy of the electron will become zero, and at that point of time electron should merge with the nucleus। अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया का जो ढांचा है वही क्या हो जाएगा? खराब। लेकिन वास्तविकता में सोचो तो ऐसा हो नहीं रहा। अरे भाई अगर मैं तुम्हारी ही बात करूं और मैं तुम लोगों को ये बोलूं कि काम कर भाई, पूरे हमारे ये इंस्टीट्यूट का चक्कर काटना शुरू कर दे सुबह से लेकर शाम तक, और सुन रुकने दूंगा नहीं, खाना भी दूंगा नहीं और पानी भी नहीं दूंगा, भाई कब तक घूम लेगा? अरे यार 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, कभी तो थकेगा गिरेगा। और तू थकेगा क्यों? क्योंकि धीरे धीरे तेरी एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन ने क्या भ्रम पदार्थ पी लिया क्या? ये थक ही नहीं रहा। अब सोच के देखो ना, तो कायदे में तो इसको थकना चाहिए, तो इसकी एनर्जी क्योंकि लूज होनी चाहिए, तो ये कहाँ मर्ज हो जाना चाहिए? न्यूक्लियस में। लेकिन वास्तविकता में ऐसा हो नहीं रहा था और इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन, और इसलिए रदरफोर्ड की थ्योरी को क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बात समझ में आई? अब इसको लिखो और हिंदी में लिख लो, क्या ऑब्जर्वेशंस थी, क्या इन्फ्रेंसेस थे और क्या किया गया। हिंदी में लिख लो बेशक से अपने शब्दों में। हो गया है ना? लिमिटेशन भी लिख लेना, कहो तो डिक्टेट करूं। लिख रखे हैं ना नोट्स में, बहुत अच्छे। हाँ हाँ उस्ताद कराएंगे, जब बैठे हो तो सब कराएंगे भाई। और बोलो।
वैसे तो करा ही चुका हूँ डेरिवेशन, अब वास्तविकता में देखोगे तो हाँ बोर्स की तो करवा दी सैंपल पेपर में, रेडियस की डेरिवेशन कराई नहीं, उसी से सारी रिलेटेड हैं। एक बस रेडियस की हो जाए तो बस उसी से सब होती हैं, अभी करवा देंगे। हाँ ना बोलो, ठीक है भाई, आओ लिख लिया क्या, आगे बढ़ें, आइए। तो अब हालांकि इस एक्सपेरिमेंट की भी एक बात गलत थी, वो समझ लो यहीं पर कि क्या बात गलत थी कि भाई अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस नहीं आया है, क्योंकि अगर अल्फा पॉजिटिव है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्शन, तो वो टकराएगा नहीं, तो बहुत दूर से ही वापस फेंक दिया गया था, मतलब बहुत दूर इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर साइज, उसको हम बाद में डिराइव करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग आ जाएंगे कि अब इसके बाद में एक्चुअली क्या, अब ये लिमिटेशन आ गई तो इसके बाद में कौन सा एटम आया, वो एटम नहीं सॉरी कौन सा मॉडल आया, क्या आया बोलो, लो जी, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब इस बात को समझ लो कि बोर ने किया क्या, इसने रदरफोर्ड के मॉडल में ही मॉडिफिकेशंस की, भाई ने रदरफोर्ड के मॉडल में ही क्या किए, मॉडिफिकेशंस। क्या मॉडिफिकेशंस की मैं समझाता हूं। 3 पोस्टुलेट आई इसकी, फर्स्ट पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट और थर्ड पोस्टुलेट। अच्छा, ये वही पोस्टुलेट्स हैं जो मैंने तुम लोगों को लिखने के लिए दी थी केमिस्ट्री में से, क्योंकि ये तुम लोगों ने पढ़ी होंगी, लेकिन क्योंकि तुमने लिखी नहीं तो मैं लिखवाता हूं। पहले लिखो, जरा लिखो, फर्स्ट पोस्टुलेट लिखो। पहली पोस्टुलेट क्या थी, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम could only revolve in certain stable orbits, could only revolve in certain stable orbits without the emission of radiant energy, without the emission of radiant energy। ये इसकी भाई पहली पोस्टुलेट थी। बोर्स ने क्या बोला, बोला यार हर कोई भी जो ऑर्बिट है उसके अंदर एटम होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ही ऑर्बिट्स होंगे जिनमें एटम्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उन ऑर्बिट्स के अंदर वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे। दूसरी पोस्टुलेट में उसने ये बताया कि कौन से ऑर्बिट्स अलाउड हैं। इस सेकंड पोस्टुलेट को बोर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन भी कहा जाता है। इसको बोर्स पोस्टुलेट फॉर एंगुलर मोमेंटम भी कहा जाता है। इस सेकंड पोस्टुलेट में उसने क्या बोला, बोला तो कि तुम क्या समझ रहे हो, जो 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 ऑर्बिट तुम्हारे मन में आएगा वही एग्जिस्ट करेगा क्या, बोला नहीं, कह रहा सिर्फ वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम mvr इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। इसको तो मैं बार बार यूज करता आया हूं पहले से भी, ठीक है। सिर्फ वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। ये सेकंड पोस्टुलेट है, लिखो जरा सेकंड। पहले नाम लिख लेना, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन या बोर्स कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन या बोर्स कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। लिखो, ओनली दोज ऑर्बिट्स are allowed
only those orbits are allowed for which the angular momentum is the integral multiple of h upon 2 pi, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। बोलो सही है? ये थी बोर्ड्स की कौन सी कंडीशन भाई? सेकंड कंडीशन कह लो, क्वांटाइजेशन कंडीशन कह लो, दोनों बातों का मतलब सेम है। ठीक है भाई। अब लिखो तीसरी कंडीशन। अब इस कंडीशन में क्या कहा बोर ने, ये भी समझ लो। लिखो, पहले लिख ही लो। एन इलेक्ट्रॉन in its stable non-radiating orbit, can make a transition to the lower energy orbit, full stop. While doing so, a photon is emitted. While doing so, a photon is emitted and the energy of the photon is equal to the difference in the energy of two orbits. Difference in the energy of two orbits. Full stop. पढ़ के देखो जरा इसको, देखो मैंने क्या लिखवाया। पल्ले पड़ा उस्ताद? उसने बोला कि जैसे मान ले दो ऑर्बिट ले लेते हैं, जैसे एक ये हायर एनर्जी ऑर्बिट, एक ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट। उसने बोला जैसे भाई एक काम कर भाई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पर उसकी एनर्जी है 10 जूल, सपोज यहाँ पर उसकी एनर्जी है 10 जूल। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है 2 जूल, मतलब इस ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन कर सकता है। ठीक है, ट्रांजिशन कर सकता है। ऐसा करते टाइम वो एक फोटोन को एमिट करेगा और उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। 10 जूल यहाँ पर एनर्जी थी, मतलब 8 जूल फोटोन को दे दी और कहाँ आ गया? यहाँ। तो इस तरीके लोअर एनर्जी स्टेट में आया। और क्योंकि ट्रांजिशन लगाता है तो इसी से तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी उनके ओरिजिन को ट्रेस किया जा सका। फाइनली मैं बता रहा हूं, फिर से स्पेक्ट्रल लाइंस पे मैं बाद में आऊंगा थोड़ा सा। ये बात समझ में आई? सो बेसिकली उसने, अगर हम इसको समराइज करें तो जो तीनों पोस्टुलेट थे वो क्या थे? पहले पोस्टुलेट में उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही होगा जहां पे वो एनर्जी को रेडिएट। फिर दूसरे पोस्टुलेट में उसने बताया कि कौन से ऑर्बिट अलाउड हैं, जो उसने बोला ना कुछ ही ऑर्बिट्स में होगा। तो सेकंड में उसने बताया कि कौन कौन से ऑर्बिट अलाउड हैं। बोला भाई वही ऑर्बिट अलाउड हैं जो इस कंडीशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे।
तीसरी पोस्टुलेट में उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में। बात समझ में आई? बाकी सब इसने फॉर्मूले दिए थे, धीरे धीरे करके अब एक एक करके हम उन फॉर्मूलाज के ऊपर ही आएंगे। क्या ये बात समझ में आई? पक्की बात? आगे बढ़ा जाए तो चलो, डेरिवेशन फॉर रेडियस रब कर दूं इसको। देखो इधर समझेंगे, डेरिवेशन फॉर रेडियस, बोलो सही है। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए की गई सारी बातें, तो अंदर चार्ज E और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस पर भी चार्ज, इन दोनों के बीच की दूरी क्या मान ली गई? R। क्या मान ली गई? जब इलेक्ट्रॉन भाई घूमेगा तो बेसिकली उस पर एक फोर्स लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स? तो ये कहा गया कि जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि ये कभी अकेली होती नहीं, तो ये बराबर होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। किसके बराबर होगी? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बोलो क्या आया भाई? mv²/r। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बनेगा 1/4πε0 E²/। हाँ ना बोलो? R से R क्या हो गया? कैंसल। mv² बराबर 1/4πε0 E²/r, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ke²/r। बोलो सही है? बोर्स की सेकंड पोस्टुलेट जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाई, उस पोस्टुलेट से फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट क्या mvr बराबर NH/2π था? यार हाँ ना तो बोलो। तो क्या v बराबर होगा NH/2π इंटू mr? अगर मैं इस v की वैल्यू उठा के इधर पुट कर दूं, तो तुम्हें लगता है कि r के लिए फॉर्मूला बन जाएगा? आओ जरा बनाया जाए, फॉर्मूला बनाया जाए। mv², तो m इंटू में n² अपॉन में 4π² m²r²। बोलो सही है? बराबर में आएगा ke²/। बोलो सही है क्या? जो चीज कैंसल होती है मेरे भाई उसे कैंसल कर दो। एक m इस m को मार देगा और एक r इस r को मार देगा। बोलो सही है? बचा क्या जरा देख लें। n²h² अपॉन 4π² बराबर ke²। बोलो सही है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 4π² इंटू ke का स्क्वायर बराबर n²। तो r बराबर क्या आएगा? n²h² अपॉन 4π² m e² इंटू में। हाँ ना बोलो? क्या तुमको ये बात समझ में आई? ये किसका फॉर्मूला आ गया? ध्यान से देखो, r बराबर n² इंटू h² अपॉन में, समझते चलना, 4π² me² के। ये देखो ध्यान से, तो क्या सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं? इसीलिए याद करो, कई न्यूमेरिकल आए तो मैंने लिया था कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यही कांस्टेंट आ जाता है।
और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं वो भी सुन लो। फॉर n इज इक्वल टू 1, r की जगह हम ले लेते हैं r0 और फॉर्मूला बन जाता है h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर me स्क्वायर के। इसको बोला जाता है बोर्स रेडियस। क्या बोला जाता है? सारी वैल्यू पुट कर दो तो सॉल्व कर लेंगे इसको। और बहुत सारे सवालों में इसकी वैल्यू दी हुई होती है कि इतने एंगस्ट्रॉम है, इतने नैनोमीटर है, और अगर बोर्स रेडियस इतनी है तो बताओ सेकंड स्टेट में जो है रेडियस कितनी होगी फॉर n इज इक्वल टू 2। तो फिर फॉर्मूले में n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रख दोगे 2, तो इसका कितने गुना हो जाएगी? 4 गुना। कितने गुना हो जाएगी? बात समझ में आई? ये डेरिवेशन हुई भाई किसकी? रेडियस की। उतारो। कई लोगों को जवाहियां आ रही हैं, अब बहुत तबीयत से सो रहे हैं लोग। किसकी? हाँ, सत्य है। हुआ भाई? सुजल बिल्कुल सही बात कह रहा है। बोर्स रेडियस की वैल्यू कितनी होती है सुजल? राउंड ऑफ कर दूं? 0.53 एंगस्ट्रॉम। सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोली। वाह 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 वाह, क्या बात है। तुमने समझा मैंने क्या कहा? अच्छा अच्छा, समझने के लिए बुद्धि भी तो चाहिए, ऐसे ही थोड़ी समझ आ जाएगा। अब ये वाली डेरिवेशन तो मैं बेसिकली तुम्हें करा चुका हूं पहले। अरे सैंपल पेपर में यार, बस मैं हिंट दे के छोड़ देता था कि v की वैल्यू उसमें पुट कर दो, सॉल्व कर लो, लेकिन शायद वो भी ना हुआ हो, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डू सो, टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड देन सॉल्व। Enough of sample papers. We will do the last sample paper today only, and after that we will have tests. 7 sample papers will be completed, and hence the tests now. 7 + 5 12 हो जाएंगे ना? टेस्ट नहीं दोगे? I am exceeding 10. नहीं सर, सॉरी सर, वो डिफरेंट सर। टोटल तो इनफाइनाइट हैं, जो जिस पुस्तिका में से मैं करा रहा हूँ उसमें 20 सैंपल पेपर्स।
नहीं, उनमें से नहीं दूंगा कोई सा भी। तो ये मत करना कि किताब खरीद लो। अच्छा नहीं सर, किताब खरीद ली है। हाँ, ऐसे नहीं करने का। जो पेपर में दूंगा वो तो मेरे खुद के बनाए हुए हैं। दिखाऊं सैंपल, दिखाऊं कैसा दूंगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। हाँ डेमो, सही कह रहा है तू, तेरी बात है। हाँ टेस्ट वाले दिन ही डेमो देंगे सीधा। हाँ भाई, रब करें क्या यार? हाँ ना बोलो। बहुत बढ़िया। ये किसकी डेरिवेशन होगी भाई? आओ अब किसकी डेरिवेशन करें? वेलोसिटी की। लिखो जरा, नंबर 2 लिखो, वेलोसिटी। डेरिवेशन फॉर रेडियस। इसके बाद आइए किसकी डेरिवेशन करेंगे? वेलोसिटी की। आओ जरा इधर देखो, फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट, mvr बराबर क्या है? nh अपॉन, तो भाई v बराबर क्या आएगा? nh अपॉन 2 पाई इंटू एम आर। आर की वैल्यू अभी अभी निकाली थी, क्या आ रही है आर की वैल्यू? बोलो। n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम वी स्क्वायर एम ई स्क्वायर, और बोलो के यहां आया है। के बहुत गंदा आदमी है। ये आ रही है वैल्यू। इस आर की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो। इस आर की वैल्यू को उठा के यहां क्या कर दो? मैंने कहा नहीं था मेन डेरिवेशन रेडियस की है, बाकी सब आपस में कनेक्टेड हैं। तो पुट करोगे तो v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई इंटू एम। अब r की वैल्यू n स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये सब कहां चला जाएगा? 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर के। अरे भाई हाँ ना बोलो। जो चीज कैंसिल होती हो चलो उसको कैंसिल करो बच्चों। n से एक n, h से एक, हाँ 2 पाई से एक पाई, एक मास से एक मास, और 2, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 4 पाई अच्छा लग रहा है, ऐसे ही रहने देते, क्या दिक्कत है? नहीं मानोगे? 2 पाई करोगे, लो 2 पाई। बोलो सही है? अब जरा देखना ध्यान से, यहां पे गड़बड़ हो सकती है। क्या क्या बचा है? ये 2 बचा है, एक पाई बचा है, के बचा है, एन बचा है, एच बचा है। किसका फॉर्मूला आ गया? वेलोसिटी का। किसका फॉर्मूला आ गया यार? हाँ ना बोलो। के की वैल्यू पुट कर दो, ऐसे ही छोड़ दो के टर्म्स में, वो बड़ा होता जाएगा ना फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी सुनो, उतारेंगे नहीं। ये किसकी डेरिवेशन हुई? इसके बाद में तीसरी डेरिवेशन कर लो फ्रीक्वेंसी की। किसकी डेरिवेशन कर लो? हिंट दे दूं तो बोलो चलेगा? हिंट दे दूं तो चलेगा? देखना, एज v बराबर होता है r ओमेगा। v बराबर क्या होता है? दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया r इंटू 2 पाई। तो न्यू बराबर क्या हुआ? वेलोसिटी अपॉन में r इंटू में 2 पाई। ये रही वेलोसिटी। r की वैल्यू हमने यहां पे पुट करी थी, पहले डिराइव कर ही चुके हैं, बड़ी लंबी चौड़ी है, ठीक है। दोनों की वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा? इतना तो कर लोगे अब, या ये भी मैं करूं कैलकुलेशन?
इतना कर लोगे, ये डिराइव हो गई फ्रीक्वेंसी। अब लो एक काम करो भैया, चौथी डेरिवेशन एनर्जी की, टोटल एनर्जी लिख लो या एनर्जी लिख लो, और एनर्जी सम होगी किसका, काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ, तो मेरे भाई काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी, ये रही वी, हाँ ना बोलो, ये तो रही वी, इसकी वैल्यू को उठा के इधर पुट कर दो तो क्या आ जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए तुम फॉर्मूला लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस ई इंटू माइनस ई बाय आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से K Q1 Q2 बाय आर पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या बनेगी, माइनस के ई स्क्वायर बाय, हाँ ना बोलो, आर की वैल्यू पुट कर लो क्योंकि वहां पे भी पुट कर रखी है, आर की वैल्यू इधर पुट कर लो, ये किसका फॉर्मूला बन गया, और टोटल एनर्जी निकालने के लिए इसकी वैल्यू को यहां से और इसकी वैल्यू को यहां से इसमें पुट करके क्या कर दो, सॉल्व कर दो, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। और जब टोटल एनर्जी निकलेगी तो याद करो मैंने तुम्हें वो जो बात बताई थी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो माइनस होगी टोटल एनर्जी का, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ट्वाइस होगी टोटल एनर्जी का। जब इनको सॉल्व करोगे तो ये रिलेशन तुम्हें मिलेगा। आई बात समझ में? जब इन्हें सॉल्व करोगे तो ये रिलेशन तुम्हें मिलेगा। क्या बोलते हो, ये सॉल्व तो कर लोगे या इसमें भी प्राण निकल जाएंगे? पक्की बात? उतारो। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था ना भाई, तो उसका चार्ज नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी निकालते टाइम लेते हैं। हाँ बेटा, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता जीवन में तो शायद बेहतर रहता। ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, निकाल पोटेंशियल एनर्जी, K Q1 Q2 बाय आर, फॉर्मूला लगाया। अब बात समझ में आ गई? पहले बोलो। हो गई भाई डेरिवेशन खत्म। इसी के ऊपर चिंगाड़े मार रहे थे तुम लोग बहुत ज्यादा कि ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, फलाना नहीं करवाया, ढीमकना नहीं करवाया। लो भाई सारा करा दिया। ठीक है, अब इसको अगली क्लास में क्या करके आना, पढ़ के आना। ठीक है, इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बोलो क्लियर है? चलो।